बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है मैक्रोबियल इन्फेक्शन। अब मैक्रोबियल इन्फेक्शन में अगर हम बात करें तो इसको कैटेगराइज किया जाता है तीन चीज़ों में। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जिसके चांसेस इन्फेक्शन के वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और दूसरे नंबर पर वायरल इन्फेक्शन आ जाता है। तीसरे नंबर पर जो कम है वो है फंगल इन्फेक्शन। अब इन तीनों मैक्रोब से बचने के लिए हमें जो है ना चाहिए कि सफाई सुथराई का जो इक़दामात हैं उसको मॉनिटर करना और उसको अमली जामा पहनाना बहुत लाजिम है, क्योंकि इसका जो सबसे पहला कंट्रोल है वो यही है। फर्स्ट जो बैरियर है या फर्स्ट हम इसका डिफेंस कह लें वो सफाई सुथराई है कि हमने अपने आप इन्वायरमेंट को या ख़ुद को कितना क्लीन रखा हुआ है, कितना साफ़ सुथरा रखा हुआ है। और अगर हम इस तरह हम जो दूसरी बात यह है कि जो इस कायनात पर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो बैक्टीरिया की है। इसका मतलब मैक्रोबियल जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। अब आपको बेतहाशा तादाद में बैक्टीरिया जो है ना ज़मीन पर, दीवारों पर, हवा पर, इर्द गिर्द हर जगह मौजूद होते हैं। तो हमें जो है ना डेली बेस के ऊपर इनको मॉनिटर करना है और इनसे बचना है। और बचने के लिए ना जो सफाई के इक़दामात हैं उसको बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए। अब आज हम बात कर लेते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस तो अमूमन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर जगह बैक्टीरिया बेतहाशा पाए जाते हैं और इन बैक्टीरिया से छुटकारा किसी को नहीं हो सकता। तो हमें प्रिकॉशन मुहैया या एक्स्ट्रा इक़दाम करने चाहिए इनसे बचने के लिए। और दूसरी बात है कि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मैक्रोबियल इन्फेक्शन है, इनके होने से ही बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी बूस्टअप रहता है। मतलब इसका ज़्यादा नुकसान नहीं है बल्कि इसके बेनिफिट भी हैं हमारी बॉडी के लिए। अब खुदा न खास्ता अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसके लिए क्या होता है कि डॉक्टर के पास हम चले जाते हैं कि वो जो है ना इसकी कंसंट्रेशन चेक करता है, इसकी जेनेसिस चेक करता है और डिफरेंट क्राइटेरिया से कल्चर करवाना पड़ता है। तब जो है ना डॉक्टर डिसाइड करता है कि इसको कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, क्योंकि एंटीबायोटिक की जो है दो मेन क्लासेस हैं, नैरो स्पेक्ट्रम है और कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। जो नैरो स्पेक्ट्रम है वो एक या दो टाइप्स की बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक्स हैं वो 2 से 3 या 4 पार्टिकुलरली 5 क्लासेस को भी किल कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि उसने इसको कैसे क्लासीफाई करके प्रिस्क्राइब करना है। अब प्रिस्क्रिप्शन के लिए ज़रूरी है कि तुक्के ना लगाए जाएं, इस तरह की एंटीबायोटिक ना दी जाए जो हमारी बॉडी को जो है ना सफ़र करना पड़े। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अगर कोई उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डॉक्टर को लगता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्योंकि वो सिम्टम से पता चल रहा होता है, तो पहली बेस पर प्रायोरिटी पर उसका कल्चर कराया जाए। अगर उसका कल्चर कराया जाएगा तो बैक्टीरिया का पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो उसके अंदाजे से या उस बैक्टीरिया के पता चलने के बाद जो एंटीबायोटिक की प्रिस्क्रिप्शन है वो इजी हो जाती है। एंटीबायोटिक की प्रिस्क्रिप्शन इजी तो हो गई। सम टाइम ऐसे होता है कि बैक्टीरिया की जेनेसिस का पता लगाने के लिए या बाज़ों का ये होता है कि बैक्टीरिया जो है ना डॉक्टर ने बेतहाशा एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करके देख ली और उसका जो इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं हो रहा। फिर हम क्या करना पड़ता है, उसकी कल्चर कराने के बाद उस बैक्टीरिया की जेनेसिस चेक किया जाता है, उसका जीनोटाइप चेक किया जाता है। आगे ये कौन सी, क्योंकि बैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन है आगे सब क्लासेज है, फिर फर्दर जेनेसिस क्लासेज हैं, बेतहाशा क्लासेज हैं। तो एंड तक पहुंचने के लिए डॉक्टर को जो है फिर उसकी जेनेसिस या जीनोटाइप कराना पड़ जाती है। उससे फिर उसको अंदाज़ा पड़ जाता है कि कौन सी जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक इसको दी जाएगी। क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान में पार्टिकुलरली जो हो रहा है, अंधाधुंध एंटीबायोटिक का जो है ना इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। अब डे बाई डे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से डॉक्टर को जो है ना डोज बढ़ाना पड़ जाती है। अब जब डॉक्टर एंटीबायोटिक की डोज बढ़ाएगा तो उससे जो है ना आपको बॉडी के अंदर जो स्पेसिफिक या डेलिकेट ऑर्गन है उसकी इंजरी हो सकती है। जैसे लिवर, पार्टिकुलरली लिवर की इंजरी होगी तो, और उसके अलावा बेतहाशा सिम्टम शुरू हो जाए जिसे हम कहेंगे ये एंटीबायोटिक जो है ना साइड इफेक्ट शुरू हो गया है। इसी तरह किडनी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसी तरह हमारे GIT सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो
इसी तरह हमने कोशिश करनी है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इस तरह से करें कि हमारी बॉडी को भी इस तरह से जो है ना इंजरी ना हो। अब इसके लिए जो है ना बहुत सारे क्राइटेरिया डेवलप करने पड़ते हैं। डॉक्टर को जो है ना चाहिए कि एक अथेंटिक मैकेनिज्म बनाए और इनको दे, क्योंकि बाज़ औक़ात आजकल जो पाकिस्तान के रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ गांव वगैरह के एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्या होता है कि अताई डॉक्टर को बेतहाशा धड़ा एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगा रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, और उनको बेचारों को नहीं पता होता कि बॉडी के अंदर इसकी कितने इन्फेक्शन हो जाएंगे या कितनी इंजरी हो जाएगी, तो इससे हमें इसके रिहेबिलिटेशन के लिए कितना टाइम लगेगा। ये बहुत ज़्यादा नुकसान है जो फर्दर उनकी एज में जो है ना उनको पता चल जाएगा कि एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से हमारी बॉडी को क्या नुकसान पहुंचा है। अब हमने क्या करना है, अब जिस तरह डॉक्टर लिखता है कि ओडी एंटीबायोटिक को जो है ना हमें लेना कैसे है, ओडी लिखता है कि 1 a day, इसका मतलब ये है 24 आवर्स के अंदर सिर्फ एक दफ़ा एंटीबायोटिक लेनी है। या जिस तरह डॉक्टर जो है ना बीडी लिखता है, इसका मतलब ये है एक दिन में 2 दफ़ा लेनी। अब एक दिन में 2 दफ़ा लेने का मतलब ये है 24 को 2 पे डिवाइड करें, 12 आवर्स बनते हैं। हर 12 घंटे के बाद आपने एक एंटीबायोटिक लेनी है। अगर कोई सॉल्ट या कोई लेस क्वांटिटी की एंटीबायोटिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है TDS 3 times a day, तो हमें चाहिए कि उस सॉल्ट या मेडिसिन को हम 24 को 3 पे डिवाइड करें। इसका मतलब ये है कि हर 8 घंटे के बाद वही मेडिसिन लेनी है। तो अब पेशेंट क्या करते हैं, जब 2 दफ़ा लेगी तो सुबह 10 बजे ले ली, फिर शाम को 5 बजे ले ली, 3 दफ़ा लेगी, सुबह ले ली 8 बजे, फिर 12 बजे ले ली, फिर इस तरह 4-5 बजे ले ली। कोई टाइम जोन का ड्यूरेशन या इस तरह के टाइम की जो सिलेक्शन है वो नहीं की जाती, जिससे बॉडी को जन्म बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। क्योंकि ये जो सॉल्ट प्रिस्क्रिप्शन है या मेडिसिन है या एंटीबायोटिक है, ये बॉडी की कंडीशन को देख के प्रिस्क्राइब की जाती है, अंधाधुंध ये धड़ नहीं दी जाती। क्योंकि लिवर इंजरी हो गई, किडनी इंजरी होगी, जो उसके बेतहाशा फिर साइड इफ़ेक्ट बॉडी को होंगे, बॉडी को जो है ना बेतहाशा सफ़र करना पड़ जाता है। तो हमें चाहिए कि एक अथेंटिक मैकेनिज़्म या अथेंटिक किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं। इन अताई डॉक्टरों के पास बिल्कुल ना जाएं और अपनी सेहत का बेड़ा गर्क ना करें, और 2-4 पैसे बचाने की खातिर जो है ना इनकी तरफ ना जाया करें। और पहली बात तो ये है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, जो हार्मलेस मेडिसन है जैसे पैनाडोल है, लेकिन ज़्यादा लेने से भी इसके नुकसान होंगे, लेकिन आप उसको ले लें बगैर डॉक्टर को पूछ ले सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं लेनी। लेकिन जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लिया करें। अंधाधुंध या किसी अताई डॉक्टर की बात को फॉलो नहीं करना, और अपनी सेहत का जो है ना ख़ास तौर पर आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो रेजिस्टेंट बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया के अंदर जो रेजिस्टेंट पैदा हो रही है एंटीबायोटिक को जो एंटीबायोटिक्स को किल कर सकती है, तो बैक्टीरिया के अंदर वो पोटेंशियल पैदा हो रहा है, वो रेजिस्टेंट पैदा कर रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो डे बाय डे के हवाले से एंटीबायोटिक जो हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो ज़ाया हो रही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बॉडी ऐसे ले रहे हैं, बैक्टीरिया का कुछ होना नहीं है। तो जो ह्यूमन पैथोजन बैक्टीरिया हैं जैसा कि इकोलाई हैं, क्लेब्सिला हैं, सुडोमोनास हैं, या इस तरह एंटेरोकोकस की स्पीशीज़ हैं, स्टेफिलिस की स्पीशीज़ हैं, ये बेतहाशा नुकसानदा हैं बॉडी के लिए। इसके लिए जो है ना डॉक्टर की जो हिदायत हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपने इनको नहीं लेना। और हम जो अब आगे बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स के जो है ना ज़्यादा नुकसान किस आर्गन को हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं लिवर को। अब लिवर आपको पता है आपकी सेंट्रल मेटाबॉलिक मशीनरी है, अगर सेंट्रल मेटाबॉलिक मशीनरी ख़राब हो जाती है तो फिर आपको पता है बाकी सारे सिस्टम गए। तो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से लिवर को जो हमने डैमेज होने से बचाना है वो सबसे ज़्यादा अहम है। इसके अलावा आपने किडनी को बचाना है, अपने GAD को बचाना है। ये 3-4 आर्गन जो मेन है इनको बचाना है, क्योंकि इनकी जो डिस्ट्रक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ डोज है और टाइम ड्यूरेशन है। गलत टाइम पे लेना शुरू कर देते हैं। कंसंट्रेशन, अब आपको पता है एंटीबायोटिक जो है ना वो
क्वांटिटी होती हैं और हर क्वांटिटी जो है ना डॉक्टर जो है ना वो इन्फेक्शन रेट को देख के प्रिस्क्राइब करता है। ये बाज़ का जो अथेंटिक स्पेशलिस्ट हैं वो इसकी जेनेसिस करवा के चेक करते हैं कि कितनी क्वांटिटी की दी जानी चाहिए। ऐसे अंधाधुंध जो है ना एंटीबायोटिक ऐसे प्रिस्क्राइब डॉक्टर जो है ना नहीं करता होता जो बॉडी को नुकसान दे। तो हमेशा हमें चाहिए कि एक वेल स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और ना कि नताइम डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमारी जो सेहत है ये सबसे ज़्यादा अहम है और जब हम अपनी सेहत का खुद ख्याल नहीं कर सकते तो फिर बाकी काम करने का क्या फ़ायदा है, बाकी स्ट्रगल करने का क्या फ़ायदा है। तो सबसे हमारी जो प्रायोरिटी है वो हमारी जो है ना वो हेल्थ है। हेल्थ होगी तो हम बाकी काम जो है ना सही तरह से कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें चाहिए कि अपनी हेल्थ की जो मेजरमेंट है, हेल्थ के लिए जो प्रिकॉशन है, हेल्थ को अच्छा करने के लिए जो इक़दामात हैं वो हमें करने चाहिए। क्योंकि आपकी जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, कैपेबिलिटी अवेयरनेस है, मूवमेंट हेल्थ है, ये आपको अच्छा काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप स्ट्रगल वाला या हार्ड वर्क करना चाहते हैं तो पहली जो प्रायोरिटी है वो आपकी हेल्थ है। तो हेल्थ का जो है ना आपने सबसे ज़्यादा जो है ना ख्याल करना है और इंशाल्लाह हम आइंदा वीडियोस बनाएंगे और उसमें आपको सजेशन देंगे बाकी जो मेडिकल पैथोलॉजिकल इश्यूज़ हैं और उनकी रोकथाम के लिए और उनकी जो सर्विसेज मेटाजेनेसिस हो रही है उससे बचाने के लिए या इस तरह के और बहुत सारे फैक्टर हैं। तो इंशाल्लाह हम वो उसके लिए जो है ना वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह सब मुस्तफ़ीज़ होंगे।